दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के छात्रों ने जिस तरह 35 दिन के आंदोलन में एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देने पर विवश कर दिया, उसके बाद राजनीतिक कैनवस पर देश के जेनजी की एक ऐसी तस्वीर बन चुकी है जो चुनावों में बड़ा किंग मेकर साबित हो सकता है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात समेत 7 राज्यों में चुनाव होंगे। वहीं अगले लोकसभा चुनाव में भी 3 साल से कम समय का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों को अपनी रणनीति में भारी बदलाव करना होगा, क्योंकि जंतर मंतर का ट्रेलर ये बताने के लिए काफी है कि जेनजी अब चुनावों में किंग मेकर बन चुके हैं और जिधर जेनजी होगा, सत्ता की गंगा भी उस ओर ही बहती हुई दिखाई देगी। ये आज का एक सच है जो जेनजी को लेकर कहा जा रहा है। राजनीतिक कैनवस पर उनकी पिक्चर कैसी होगी? नीट यूजी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि भारतीय राजनीति में एक नया खिलाड़ी आ चुका है जो पूरे खेल को पलटने की काबिलियत रखता है, कुव्वत रखता है। गौर करने वाली बात यह है कि जंतर मंतर पर बिना किसी बड़े राजनेता की मौजूदगी के ही छात्रों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और महज कुछ ही दिनों में सरकार को उनकी मांगे भी माननी पड़ी। जेनजी का सबसे बड़ा हथियार है उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस। हजारों युवा सिर्फ इंस्टाग्राम पेजेस, कैंपस नेटवर्क्स और डिजिटल क्रिएटर्स की मदद से ही सोशल मीडिया को जंतर मंतर बना सकते हैं। मतलब साफ है, एक ऐसा मंच जहां युवा अपने घरों से ही हजारों लाखों की संख्या में एकत्रित हो सकते हैं और यहां ना तो प्रशासन कोई बैरिकेड लगा सकता है और ना ही सरकार इन्हें रोक सकती है। ये जंतर मंतर सोशल मीडिया पर ही क्रिएट कर सकते हैं और ये बदलाव दिखाता है कि जेनजी अब केवल डिजिटल दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एल्गोरिदम को समझकर डिजिटल रूप से संगठित होकर सरकार पर सीधा दबाव बना सकते हैं। ये एक नई तरह की पॉलिटिक्स है जो अब उभर रही है। और इसका ग्राउंड असर क्या होगा, उसको समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की 2024 की एक रिपोर्ट है, जिसके आधार पर क्या कुछ कहा गया है, इसमें क्या कुछ फाइंडिंग्स है, वो आपको बड़ा बारीकी और ध्यान से समझना होगा। भारत की कुल आबादी में लगभग 28% के साथ इस वक्त सबसे बड़ी हिस्सेदारी जेनजी की है। 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए मिलेनियल्स 25% के बाद दूसरे नंबर पर है। 2013 के बाद पैदा हुए जेनजी अल्फा तीसरे नंबर पर है 19% के साथ। लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में ये 18 साल से कम के होंगे। 1965 और 1980 के बीच पैदा हुए जेनेक्स चौथे नंबर पर है 17% के साथ, जबकि बाकी 11% 1965 से पहले पैदा हुई पीढ़ियों का है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पिछले 3 आम चुनाव युवाओं के समर्थन और सोशल मीडिया के कारगर इस्तेमाल से जीतती आ रही है। ये हम नहीं, कई राजनीतिक पंडित कहते हैं। लेकिन 2014 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में लाने में मिलेनियल्स और जेनेक्स की बड़ी भूमिका थी। सोशल मीडिया तब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर तक ही सीमित हुआ करता था। इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं था और रील्स कल्चर और मीम्स के युग की तो शुरुआत भी नहीं हुई। ये नया ट्रेंड है। वहीं अब जेनेक्स के साथ या जेनजी के साथ प्रभावी होने के बाद सोशल मीडिया की भाषा में बदलाव आया है, जिससे ये सरकार पूरी तरह से अनजान थी। जंतर मंतर के बाद पूरा विजन बदला है, पूरा एक प्रोस्पेक्टस जो था वो चेंज हुआ। ऐसे में बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस पीढ़ी के तौर तरीकों को समझकर 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करी जाए। जेनजी निडर है, उनके अपने मुद्दे हैं और सबसे बड़ी चुनौती है उनकी प्रतिबद्धता, ढीठता और उसकी वो सीमा जहां तक वो जा सकते हैं। इसका उदाहरण आपको बताते हैं। मुंबई की रिया अहीर, जिन्होंने आंदोलनकारी साथियों से भरी बस को अकेले रोककर पुलिस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, या जंतर मंतर की वो लड़की जो लाठीचार्ज के दौरान अपने पुरुष साथियों के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जेनजी अटल है। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुद्दों को लेकर उनके लगाए गए नारों पर मर्यादा की सीमा लांघने का आरोप लग रहा है। किसी भी दल के लिए जेनजी को खुद से दूर करना कितना घातक हो सकता है, वो इस आंदोलन से साफ हो चुका है। ऐसे में हर पार्टी ये चाहेगी कि वो जल्द से जल्द इस जनरेशन को अपने पक्ष में कर सके, क्योंकि अगर एक बार, सिर्फ एक बार जेनजी ने किसी दल को खुद से दूर मान लिया तो वो उसे चुनावों में सबसे बड़ी चोट देने का मादा भी रखते हैं। शुक्रिया।